सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो पेपर की डेट आ चुकी है, 16 अगस्त को आपका पेपर है। तो आप खूब सारे एमसीक्यू लगाएं, खूब प्रैक्टिस करें और जो एमसीक्यू आप लगा रहे हैं वो गलत हो रहे हैं उनको जाके चेक करें और जो आपको से आ रहे हैं उसके बगल में और कौन से फैक्ट बुक में दिए हैं वो याद करें। यही सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है प्री क्लियर करने की। तो जो मैंने जैसे अपने अनुभव से सीखा है वो मैं सब आपको बता रही हूँ। धीरे धीरे हर टेस्ट पेपर में प्री कैसे क्वालिफाई करते हैं तो वो सब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ और आगे भी करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गंगा जल नामक किस्म मध्यकालीन इतिहास में एक प्रसिद्ध किस्म थी, यह किससे संबंधित थी? तो इसमें पूछा है गंगा जल नाम की एक किस्म थी मध्यकालीन भारत में, तो वो किससे संबंधित थी, यानी वो किस चीज़ की किस्म थी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी रेशम। तो गंगा जल है ये रेशम की बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म थी, ये बंगाल में होती थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेशम। अगला प्रश्न है, देश भर में 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो इस वर्ष का थीम क्या था वो आपको इसमें बताना है। यानी 2020 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था उसका थीम। तो ऑप्शन ए विज्ञान में महिलाएं, ऑप्शन बी विज्ञान की प्रगति, महिलाओं का विकास, ऑप्शन सी महिलाएं और विज्ञान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 फरवरी 2020 को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था उसका थीम था विज्ञान में महिलाएं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विज्ञान में महिलाएं। थीम भी पूछी जाती है यूपीपीएससी के पेपरों में, तो आप थीम जो इम्पोर्टेंट है वो तो एटलीस्ट याद रखें। ऐसे में हर मॉडल टेस्ट पेपर में एक थीम वाला सवाल, जो ऐसे एक दो सवाल जो आते हैं वो सारे मैं मॉक टेस्ट पेपर में ही डिस्कस कर दूंगी, आप वो सारे याद करते जाएं। तो अगला प्रश्न है, वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था उसका नाम क्या था? तो जो निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की जो तीसरी ट्रेन चली है, दो इससे पहले चल चुकी हैं, जो दो चली हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, तो आप वो ज़रूर बताएं। और जो तीसरी चली है उसका नाम इसमें पूछा है। तो ऑप्शन ए महाकाल एक्सप्रेस, ऑप्शन बी उज्जैन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी बनारस एक्सप्रेस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी एक्सप्रेस। तो जो तीसरी प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन है वो महाकाल एक्सप्रेस है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी दुनिया के 53 देशों की वैश्विक, सॉरी यहाँ पे 53 नहीं 153 होगा, 153 देशों की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट इंडेक्स जो आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है 2020 में वो आपको इसमें बतानी है। तो ऑप्शन ए 112 12वां, ऑप्शन बी 113वां, ऑप्शन सी 114वां, ऑप्शन डी 115वां। तो राइट आंसर है इसका 112। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 112 है 153 देशों में से। ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है और इंडिया की रैंकिंग है 112वीं 153 देशों में से। तो ये आपको याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है वो। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, मनाली से लेह तक बनाई जा रही सुरंग रोहतांग सुरंग का नाम क्या रखा गया है? यानी मनाली हिमाचल प्रदेश से लद्दाख लेह के बीच में, जो लद्दाख में लेह है वहाँ से और हिमाचल प्रदेश में मनाली है उसके बीच जो सुरंग बनी है रोहतांग सुरंग, उसका नाम अभी चेंज करके कुछ रखा गया है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अटल सुरंग, ऑप्शन बी जेटली सुरंग, ऑप्शन सी गांधी सुरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो रोहतांग सुरंग का नाम है वो अटल सुरंग कर दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अटल सुरंग। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी नेवला प्रजाति, ऑप्शन सी टाइगर से, ऑप्शन डी तेंदुआ से। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है नेवला प्रजाति के संरक्षण से संबंधित है। तो जो बायोडाइवर्सिटी या किसी स्पीसीज के लिए कोई इम्पोर्टेंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है या कोई योजना है वो आपको याद रखना ज़रूरी है, वो ज़रूर पूछी जाती है पेपर में। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये नेवला प्रजाति से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतकाल में झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि? तो ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जीव जंतु नियत तापीय होते हैं, ऑप्शन बी जीव जंतु शीत निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन सी तली जमती नहीं है इसलिए जीवित रहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है तली जमती नहीं है
इसीलिए वो जीवित रह पाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त विषाक्त से होता है, यानी इनमें से कौन से किस चीज़ को आप आपके शरीर में ज़्यादा लंबे समय तक वो जाता रहे तो उसे इटाई इटाई रोग हो जाता है। तो वो कौन सा पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ कौन सा है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पारद, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी कैडमियम और ऑप्शन डी सीसा। तो इटाई इटाई रोग है ये कैडमियम की अधिकता से हो जाता है, इसकी विषाक्तता शरीर में ज़्यादा हो जाएगी तो इटाई इटाई रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। तो कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। तो ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी एड्रेनल ग्रंथि। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है जो भी हमें अभी तक साक्ष्य मिले हैं तो उसके अनुसार अब मानव प्रजाति ने पशुपालन कब से प्रारंभ करना शुरू किया था वो इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी पाषाण काल में और ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। देखो, स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक जिसको माइक्रोलिथिक भी बोलते थे और नियोलिथिक। तो स्टोन एज 3 में डिवाइड हो गया, एक पैलियोलिथिक हो गया और दूसरा हो गया मीजो और माइक्रोलिथिक और तीसरा हो गया नियोलिथिक। और जो पैलियोलिथिक एज है उसको तीन पार्ट में फिर से डिवाइड किया जाता है, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। तो जो पशुपालन जो मानव सभ्यता में प्रारंभ होता है वो मीजोलिथिक या माइक्रोलिथिक से प्रारंभ हो जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य पाषाण काल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ आपको याद रखना है स्टोन एज के 3 डिवाइड हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक जिसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं और नियोलिथिक। तो जिसको मीजोलिथिक और माइक्रोलिथिक बोलते हैं उसमें पशुपालन करना प्रारंभ कर देता है इंसान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जैसे हिंदी में मध्य पाषाण काल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्न मानव ने कब से इनका कृषि करना शुरू कर दिया तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टोन एज के 3 डिवीजन थे, वही मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले वाले सवाल में, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल, मीजोलिथिक मध्यपाषाण काल और नियोलिथिक नवपाषाण काल। तो खाद्यान्नों की कृषि है वो नवपाषाण काल से प्रारंभ होती है, पशुपालन मध्यपाषाण काल से शुरू हो जाता है और एग्रीकल्चर है वो नवपाषाण काल से शुरू होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए चौपानी मांडो, ऑप्शन बी काकोरिया, ऑप्शन सी महादा, ऑप्शन डी सराय नहर राय। तो हड्डी के उपकरण हैं वो महादा से मिले हैं, ये प्रतापगढ़ में साइट है। सराय नहर राय ये भी प्रतापगढ़ में है। चौपानी मांडो है वो इलाहाबाद में है, वहाँ से झोंपड़ी के साक्ष्य मिले हैं और महादा से हड्डी के उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जिसको राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसकी लड़ाई मोहम्मद गौरी से हुई थी, तो वो कौन सा वाला पृथ्वीराज चौहान था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कई सारे हुए हैं चौहान वंश में, वो आप इसमें बताना है कौन से वाले को पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान को चौहान जो है वो पृथ्वीराज तृतीय थे, वही पृथ्वीराज चौहान के नाम से भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं। देखिए मध्यकालीन भारत में बहुत ज़्यादा राजवंश हैं, आप सारे राजवंश को एक एक डिटेल में पढ़ेंगे बहुत मुश्किल होगा। तो उसमें 5 चीज़ें हम डिफाइन कर लें। उस वंश का संस्थापक कौन था, उसकी उस वंश में किसी की महत्वपूर्ण उपाधि है वो, और राजधानी उसकी कहाँ थी, और उसके द्वारा किया गया कोई आर्किटेक्चर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम। और दूसरा और आखिरी जो 5वां है उसमें यह है कि आपको याद रखना है उसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण रचनाएं या उसके दरबार में कोई कवि रहता था वो, या कोई और प्रसिद्ध विद्वान रहता था वो। तो ये 5 चीज़ें आपको प्री मेडिवल हिस्ट्री में ध्यान में रखनी है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने
बहुत सारे एमसीक्यू बनाए हैं। मैं एक एक जो वंश वाइज एमसीक्यू बना रही हूँ, जो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहीं से सारे सवाल आते हैं। तो मैंने वो अपने हमारे दूसरे चैनल पे सारे एमसीक्यू अपलोड किए हैं, ओनली ISPCS चाहर नाम से। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हमारा ही चैनल है। यहाँ तो मैं आपको पूरा कवर करा ही रही हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन से हैं? तो ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी हथकरघा उद्योग, ऑप्शन डी जूट उद्योग। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो लघु स्तर उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है, जो बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित कानून सबसे पहले किस देश में बना था? तो CSR, जिसको कंपनियों के लिए लाया गया, जो एक निश्चित मात्रा निर्धारित कर दी गई कि जिन कंपनियों में इतना टर्नओवर है या इतनी कुल बचत है तो उनको इतना परसेंट अपना कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना है। तो ये वाला कानून कौन सा देश सबसे पहले लाया वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। तो CSR वाला कानून सबसे पहले भारत में लाया गया और ये 2013 के कंपनी एक्ट के थ्रू लाया गया है। अब वो कंपनी एक्ट एक बार सर्च करें यूट्यूब गूगल पे और आप उसको एक बार उसके कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट पढ़ लें, वहाँ से सवाल बनते हैं 2013 के कंपनी एक्ट से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? वो उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी हथकरघा, ऑप्शन डी अखबारी कागज। तो नेपानगर है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे अखबारी कागज के बहुत उद्योग हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देवास प्रसिद्ध है, तो देवास किस लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग के लिए, ऑप्शन बी शहद उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी करेंसी नोट की छपाई के लिए, ऑप्शन डी सिक्के की ढलाई के लिए। तो देवास प्रसिद्ध है करेंसी नोट की छपाई के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देवास MP में स्थित है, तो ये करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑप्शन ए उपहार कर, ऑप्शन बी मनोरंजन कर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत आयकर, ऑप्शन डी निगम कर। तो जो केंद्र सरकार है वो उपहार कर भी लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, निगम कर भी लगाती है। निगम कर यानी कंपनियों का आयकर, व्यक्तिगत कर इंसानों की आय पर लगता है और निगम कर है वो कंपनियों की आय पर लगता है। और जो मनोरंजन कर है उसको केंद्र सरकार नहीं लगाती, इसको राज्य सरकारें लगाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? तो ऑप्शन ए प्रोफेसर कीन्स, ऑप्शन बी प्रोफेसर प्यू, ऑप्शन सी प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन डी प्रोफेसर करोधर। तो प्रोफेसर जॉन कीन्स के द्वारा 1929 की आर्थिक मंदी के सुधार के लिए राजकोषीय नीति के उपाय सुझाए गए थे और उनके जो उपाय प्रयोग किए गए उनसे सुधार भी हुआ था। उनका मुख्य उपाय ये था कि प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन बंद होगा तो कंपनी लोगों को रोजगार से निकाल देगी, तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा। इससे अच्छा होगा सरकार कंपनियों को पैसा दे, प्रोडक्शन बंद ना हो, कंपनियां प्रोडक्शन करें और जो प्रोडक्शन हो रहा है जितना मार्केट में खपत हो वो ठीक है और जो बचे उसको गड्ढा खोद के गाड़ दो। तो ये मेन थ्योरी थी प्रोफेसर कीन्स की, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मोरीबंद डेल्टा किसका भाग है? तो ऑप्शन ए दामोदर घाटी, ऑप्शन बी बंगाल डेल्टा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन डी गंगा घाटी। तो जो मोरीबंद डेल्टा है वो बंगाल डेल्टा का भाग है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। जो बंगाल में जो डेल्टा है या मोरीबंद जो डेल्टा होता है और जो फ्रैक्ट्स बनता है यहाँ से, तो वो उस प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय पठार को अलग अलग कर देता है, वरना एक ही पठार था ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल डेल्टा। ये PCS 2019 में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए वह उस सवाल से सीखने को मिलता है कि मतभेद चाहे जितने भी हों लेकिन सम्मान रखना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच भी बहुत मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं थे, तो वही रखना चाहिए इंसान को अपनी लाइफ में भी।
तो आज का अब ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो शाहजहां का राजकवि कौन था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कलीम, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कुदीसी, ऑप्शन डी मुनीर। तो शाहजहां के शासनकाल में जो राजकवि था वो कलीम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मुराद, ऑप्शन सी मीर जुमला, ऑप्शन डी कुतुब शाह। तो कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये कोहिनूर हीरा की भी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, मैं इसको आपको मेडवल हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, अभी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा बताने में। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 111, ऑप्शन बी अनुच्छेद 113, ऑप्शन सी अनुच्छेद 115, ऑप्शन डी अनुच्छेद 116। तो राष्ट्रपति वीटो शक्तियों का उल्लेख है 111 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, तो 111 में उनका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वीटो शक्तियों पर विचार कीजिए। पहली है अत्यंतिक वीटो, दूसरी है विशेषित वीटो, और तीसरी है निलंबनकारी वीटो, और चौथी है पॉकेट वीटो। तो ऐसी कौन सी भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है? इनमें से जो कौन सी हैं वो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो ये 4 दी हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो प्राप्त हैं, तो इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है वो आपको पता हो तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो 1, 2, 3, तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि विशेषित वीटो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी 1, 2, 1, 3, 4, तो विशेषित वीटो इसमें नहीं है, इसलिए ये सही है। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये तीनों ही वीटो शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। विशेषित वीटो में ये होता है कि अगर राष्ट्रपति ने कोई जो बिल है वो वापस कर दिया है फिर से विचार के लिए संसद को, तो संसद उसको 2/3 बहुमत से पारित करेगी, यानी विशेष बहुमत से पारित करेगी, तभी वो वीटो शक्ति समाप्त होती है। उसे साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकती है, तो वो विशेषित वीटो है, इसलिए वो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास सामान्य बहुमत से पारित करके जो वीटो शक्ति खत्म कर दी जाती है वो वाली वीटो है। विशेषित वीटो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 4। तो आज के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ थे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू। खूब प्रैक्टिस करें।